Okay, so in our previous lecture, we have covered current electricity with its basic concepts. तो आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं पहले और फिर इंशाल्लाह रेजिस्टेंस और वोल्टेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. So starting up, first of all, we discussed the paper share of this particular chapter, जहाँ पर हमने ये समझा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पेपर 1 में रहता है तकरीबन 3 to 4 मार्क्स का, जबकि पेपर 2 और पेपर 4 में 10 मार्क्स ईच इसका शेयर होता है. पेपर 4 में कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि ये हर टाइम आएगा, बट इट इज ऑफ कोर्स सीन लॉट ऑफ टाइम्स इन द पेपर 4 और वहां पर ये यूजुअली 8 to 10 मार्क्स का शेयर रखता है. अब आ जाते हैं करंट के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि करंट क्या है और करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और करंट की टाइप्स क्या हैं, करंट का बिहेवियर क्या होता है. सो स्टार्टिंग अप, करंट सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या होता है. तो करंट को हम यूं समझ सकते हैं कि ये बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर. लाइक एक पॉइंट से अगर चार्जेस किसी दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट ओवरऑल मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज करंट. करंट की अच्छी बात यह है कि ये हमेशा ट्रेवलिंग ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करेगा. सो इफ द चार्जेस आर आइडल, if the charges are stationary at a certain point, we would consider the current to be zero. So if only the charges are moving, in that case you would consider the current to exist. Now the next thing is that current depends upon two basic things. The first one is the number of charges which are following or which are like moving, and the second thing is your time. तो हमें ये समझना होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना करंट या कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर. द फॉर्मूला स्टैंड्स एज I is equals to Q over T, where I is your current, Q is your charge and T is your time. तो I equals to Q over T इसका फॉर्मूला है. ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर. और करंट से रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन आवर फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हमने बेसिक और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया था और हमने ये समझा था कि हमारी जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट 7 कैटेगरीज में डिफाइंड होती हैं. और वो 7 जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं उनमें 6th क्वांटिटी हमारे पास करंट की होती है, विच इज like dependent on its own self. It does not need any other quantity to exist. और करंट हमारे पास बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है जो कि एक सर्टेन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रेवल करते हुए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में डिनोट किया जाता है या डिफाइन किया जाता है. नाउ द चार्ज बेसिकली is directly proportional to the amount of current while time is inversely proportional. तो अगर आप चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो आपने बेसिकली करंट को भी बढ़ा देना है. while if you are sorry, if you are basically increasing the time, you are in against of current and ultimately reducing the current. तो ये दो आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ करंट. तो हमारे पास दो टाइप्स हैं करंट की. एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारा जो करंट है वो अपने डायरेक्शंस या अपने जो पोल्स होते हैं उनको वेरिएट करता है. एज यू कैन सी ओवर हियर इन द फिगर, आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव राइट साइड पर है जबकि नेगेटिव लेफ्ट साइड पर है. इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू हैव गॉट द सेकंड पोजीशन जहां पर आपका नेगेटिव अब राइट साइड पे आ चुका है और पॉजिटिव भाई फ्लिप करके लेफ्ट साइड की तरफ भाग चुके हैं. इन अगेंस्ट ऑफ इट वी हैव डायरेक्ट करंट जो कि अपने पोल्स को या अपने टर्मिनल्स को चेंज नहीं करता और इसके टर्मिनल्स या इसकी पोजीशंस फिक्स्ड रहती हैं और किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती. सो यू कैन सी इन बोथ ऑफ द कंडीशंस ऑन द राइट साइड you have got positive and on the left side you have the negative. So poles change nahi hone. Now the alternating current since is changing the terminals, so it has got a frequency as well which is 50 to 60 hertz, and that is basically the frequency for the
मूवमेंट ऑफ और फ्लिपिंग ऑफ पोल्स, लाइक आपके जो पोल्स हैं वो फ्लिप होते हैं, तो उनकी फ्लिपिंग की अमाउंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, विच यूजुअली स्टैंड्स एज 50 to 60 depending on the region. While in direct current, we don't have any flipping, so the frequency is considered to be zero. Then the next thing is that alternating and DC currents are generated by something, so we need to have an idea कि किस मटेरियल से या किस प्रोड्यूसर से आप एसी बना सकते हैं और किस इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसर से डीसी बना सकते हैं. So anything which moves while producing charge, while producing any sort of electricity, is basically generating alternating current, while any producer which is not moving to generate electricity is producing direct current, like your generator, your turbine, wind turbine, and wave energy producers are basically moving to produce or to generate electricity. So they are going to produce AC current or alternating current. While your cell, battery और solar panels are not moving at all, वो move नहीं करते, उनका कोई component move नहीं करता है while generating the electricity, so they are conducting or producing the direct current. Now the next thing is कि अगर मैं alternating current को DC में या DC current को alternating current में change करना चाहूँ तो कैसे change करूँगा? So AC could be converted into DC by a diode. ये पूरा एक प्रोसेस है हमारे पास रेक्टिफिकेशन के नाम से. इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ना और समझना है, एज इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पास्ट पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आवर अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑलमोस्ट हर एक साल बाद लाजमी अपीयर होता है पेपर्स में, और एग्जामिनर बहुत यूजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं इसके, बहुत ही फिक्स टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन असेस लाजमी होता है रेक्टिफिकेशन. Now, coming to the other side, we have DC being converted into AC. तो अगर आप DC को AC में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यूज करते हैं इन्वर्टर, और इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हैं इन्वर्जन. आपने देखा होगा अगर कहीं सोलर पैनल्स लगे हों तो वहां पर एक कंपोनेंट होता है इन्वर्टर, वो लाजमी लगाया जाता है क्योंकि सोलर पैनल्स आर नॉट मूविंग, सो दे वुड बी जनरेटिंग डीसी करंट. जबकि हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज हैं, ऑल ऑफ आवर अप्लायंसेज इन आवर होम आर बेसिकली यूजिंग एसी करंट. तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डीसी, लेकिन हमें यूज करना है एसी, तो हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे. दैट कन्वर्जन इज डन बाय एन इन्वर्टर. तो इन्वर्टर क्या करेगा? फ्लिप कर देगा डीसी को एसी में. अब अगर अप्लायंसेस की बात करें जो कि डीसी या एसी यूज करते हैं, तो आपके घर के या ऑफिस के सारे अप्लायंसेस यूज करेंगे एसी, जबकि आपके बैटरी बैक्ड अप्लायंसेस यूज करते हैं डीसी करंट, like your mobile phone, your charger, iPad, your AirPods, or anything which runs on battery is basically using a battery backed setup, which is usually a DC system. तो डायरेक्ट करंट यूज किया जाता है बैटरी बैक्ड अप्लायंसेस की तरफ से, जबकि होम अप्लायंसेस जो कि रेगुलर अप्लायंसेस होते हैं, लाइक योर फैन, बल्ब, और योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन सेट्स, all of them are using alternating current or AC current. Now we have the types of current on the basis of direction as well. Like previously scientists भाई जो थे उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वो ये समझा करते थे कि चार्ज हमेशा मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव. तो जितने भी साइंटिस्ट थे पहले वो ये समझकर करंट को कंसीडर किया करते थे मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव. जबकि कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. सो वी केम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द चार्जेस विच आर मूविंग, और इलेक्ट्रॉन पे खुद चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाए, यानी कि अनलाइक टर्मिनल को छोड़कर लाइक की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो जो हमारे साइंटिस्ट भाई थे, दे केम टू द कंक्लूजन that previously it was considered in the wrong way, and the charge can never flow from the positive terminal towards the negative. And
एक्चुअली इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो पता ही ये चला कि हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड। यस, एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आज भी हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो कुछ जगहों पे यूज होता है, लाइक इफ वी आर डीलिंग विद इंडक्शन मोटर्स, इफ वी आर डीलिंग विद मैग्नेट्स, और इफ वी आर डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक इम्पैक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, वी वुड बी कंसीडरिंग दी कन्वेंशनल करंट। तो आज भी इंडक्शन मोटर्स में और मैग्नेटिक सिस्टम्स के अंदर हम कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करते हैं, जबकि हमारे पास जो रेगुलर करंट है वो यूज होता है तमाम ही इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वेदर इट इज लाइक आवर सर्किट्स और वेदर इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we are now going to start with our new concepts of today, which are related to voltage। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं वोल्टेजेस को, और सबसे पहले ये समझेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज वोल्टेज इटसेल्फ। सो एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज वोल्टेज? किसी को कोई आइडिया? ओके, सो आई जस्ट गेट दिस वन फॉर यू गाइस। सबसे पहले हमें ये समझना था कि चार्ज की जो मूवमेंट है वो हमारे पास होती है करंट, लेकिन किसी भी चीज को अगर आप मूव करवाना चाहें तो उस मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो द एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड टू कंडक्ट द चार्ज, टू ट्रांसमिट द चार्ज, इज टर्म्ड एज वोल्टेज। तो आपका जितना भी चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, इट इज बेसिकली गोइंग टू बी द वोल्टेज। आपका जितना भी चार्ज मूव कर रहा है बाय यूजिंग सम एनर्जी, so that energy is considered as voltage। तो हम इसकी आसान सी डेफिनेशन लिख सकते हैं that voltage is the amount of energy needed to make the charge move through a circuit। I hope this is perfectly clear to all of you। वोल्टेज को हम एनर्जी के तौर पे कंसीडर करते हैं एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम वोल्टेज का नाम देते हैं यहाँ पर। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट्स, एंड द सिंबल इज वी। तो जब कभी भी आप वोल्ट्स की बात करें या वोल्टेज की बात करें तो आपने बेसिकली वी से रिप्रेजेंट करना है। जैसे करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से, तो वोल्टेज को आपने वी से रिप्रेजेंट करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव another concept related to voltage, and that is the types of voltage। तो आपके पास जैसे करंट के दो टाइप्स से, ऑल्टरनेटिंग और डीसी, वैसे ही वोल्टेज के भी दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पीडी के डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं आपसे कि ईएमएफ और पीडी का डिफरेंस क्या है। So let's start with EMF and PD। Any one of you having any idea what is EMF and what is PD? जी, किसी को कोई आइडिया है what is EMF and what is PD?
ओके, था बेसिकली ईएमएफ की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. आई एम बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द डिफरेंस, और यू कुड से द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड पीडी. तो आपको अगर डेफिनेशन मालूम है या इनके बीच में डिफरेंस पता है तो आप बताएं, अदरवाइज आई विल टेल यू पीपल. ओके, फोर्स अप्लाइड इन वोल्ट्स नहीं कहेंगे मैं ना, इसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये. बेसिकली ईएमएफ is the voltage created from other energies. तो जब भी कभी आप किसी अलग एक नई एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, तो आप बेसिकली ईएमएफ क्रिएट कर रहे हैं. यू आर बेसिकली जनरेटिंग ईएमएफ. तो जब भी कभी मेरी एक डिफरेंट एक अलग एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट होगी वोल्टेज में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इस एनर्जी को जो हमने क्रिएट किया है, इस एनर्जी को हम कहते हैं ईएमएफ. तो ये वोल्टेज EMF होता है. Now I'll give you an example. Like if I'm having a solar panel and the solar panel is accepting all of the sunlight or light energy from the sun and converting it to electrical energy, तो हमने क्या like create किया है? We have created EMF. तो हमने electromotive force यहाँ पर create कर दिया है. In the same way, if you have a wind turbine and you are making the turbine to move by the wind energy, तो आपने wind energy से क्या generate कर लिया है? You have created a electrical energy or the voltage out of your wind energy. तो विंड एनर्जी से आप कन्वर्ट करके कहाँ आ रहे हैं? ईएमएफ की तरफ आ रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं. तो जब भी कभी आप किसी एक थर्ड पार्टी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ आएंगे, तो आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोल्टेज भी कह सकते हैं और ईएमएफ भी कह सकते हैं. सो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. आप उसको ईएमएफ कहना चाहें ईएमएफ कह लें, आप वोल्टेज कहना चाहें तो वोल्टेज कह लें, कोई टेंशन नहीं है. Now moving forward, we have PD, which is potential difference, and it is basically the voltage being transferred into other energies. So whenever you are like using the voltage, आप voltage को use करके कुछ एक नई एनर्जी बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट एनर्जी बना रहे हैं, तो उसको आप नाम देंगे पीडी. तो अगर मेरे पास एक वोल्टेज सप्लाई था, एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई था, और उससे मैंने रन करना शुरू कर दिया है अपना एक फैन या माई ट्यूबलाइट और माई बल्ब, सो आई एम बेसिकली कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर एनर्जी. लाइक इफ आई एम रनिंग अ फैन, तो मैंने जैसे ही फैन को टर्न ऑन किया है, मेरी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? All of my electrical energy has been converted or has started to convert into kinetic energy. तो हम इलेक्ट्रिकल से कहाँ जा रहे हैं? अब काइनेटिक की तरफ जा रहे हैं. सो वेन एवर वी आर लाइक कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल और वोल्टेज इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल, दैट इज पीडी. तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ. लाइक ईएमएफ कुड बी सीन in battery, cell or solar panel. Even your generators would have EMF, क्योंकि हमारे जो जनरेटर्स हैं वो फ्यूल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दे आर आल्सो creating some EMF. Now coming to the opposite side, we have PD, which is potential difference, and it can be seen in fan, bulb, TV or any appliance.
So it could be air conditioner, it could be your refrigeration system, it could be anything which works on electrical power. And we are not considering specifically the alternating current or direct current over here. दोनों ही करंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर. द ओनली थिंग इज कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल. लाइक इफ यू आर रनिंग अ लैपटॉप, दैट्स अ डायरेक्ट करंट. आपका सारा डायरेक्ट करंट कन्वर्ट हो रहा है इनटू योर लाइक थर्मल एनर्जी, इनटू योर लाइट एनर्जी और इनटू योर साउंड एनर्जी ऑन द लैपटॉप, क्योंकि आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं या आपने स्क्रीन ऑन किया हुआ है. So all of your electrical, whether it is alternating or direct, has been converted into other forms. तो इसको आप नाम देते हैं potential difference. Now, let's understand this with some numbers as well. Like if I'm having a battery and it was having 40 joules of chemical, 40 joules of chemical energy, और यहाँ से हमें produce हुआ है some supply of 26 volts. तो हम ये कह सकते हैं that my EMF over here is 26 volts. While in against of it, if I'm considering the potential difference, so let's say if I have a fan over here, बहुत ही खतरनाक भयानक सा फैन बनने वाला है. आप लोग जरा अपनी जगह संभाल कर रखें, डर के भागना नहीं है किसी ने. तो ये मेरे पास एक फैन है and this fan is hanging through the ceiling. और ये जो हमारे फैन भाई हैं, ये बेसिकली हमारी जो वोल्टेज है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एज वेल, लाइक साउंड एनर्जी भी होगी और कुछ इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करके इन्होंने थर्मल भी बनानी है बिकॉज ही वुड बी हीटिंग अप हिमसेल्फ एज वेल. सो द फैन इज बेसिकली कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स. तो आप जब भी कभी इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो आप बेसिकली PD को क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ 60 volts was provided and he has converted the let's say 50 joules into other forms, तो इनके पास बचेगा पीछे 10 volts. So his PD is going to be considered as 50. So this is going to be his potential difference, which is going to be 50 joules और 50 volts. ये आपकी मर्जी है, आप joules लिखें या volts. By the way, it is preferred to be written in volts क्योंकि हम इन दोनों को ही types of voltage consider करते हैं. तो हमने ये कोशिश नहीं करनी है कि इनके साथ joules लिखा जाए. We would rather write volts in against of them. Like whether it is EMF और PD, जब आप EMF या PD की कोई वैल्यू लिखेंगे तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका EMF या PD वोल्ट्स के साथ ही लिखा हो. Now we are done with the concept of EMF and PD. अब हमें ये क्लियर है कि EMF क्या है और PD क्या है. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, which is related to the current and voltage. The voltage is the driving force of a charge, or you could say current. So whenever you need to create some current, you definitely need to have some voltage. तो हमारे जो appliances हैं वो करंट को यूज नहीं करते कभी भी, वो हमेशा वोल्टेज को यूज करते हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है. और हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमेशा वेरिएट करता है. करंट यूजुअली आपको सेम नजर आएगा. करंट डिपेंड करता है अप्लायंस पर, जबकि वोल्टेज डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे. I'll tell you how. Like if I have a generator over here, so this generator is giving off 2000 volts and the appliance over here is let's say a bulb. तो ये जो हमारे बल्ब हैं इन्होंने बेसिकली
2000 volts को अपने साथ इनटेक करना है, and he need to convert that energy, that 2000 volts, into some non-electrical forms, which is of course going to be some thermal energy and a lot of light energy. Now the thing over here is कि हमारे पास जो current है वो basically 4 amperes का है, let's say. So if I change the generator and I place some sort of panel, solar panel over here, तो सोलर पैनल ने हमारे 4 एम्पियर्स को इतना हिट नहीं करना है, जबकि हमारे वोल्टेज को काफी हाईली डिफरेंशिएट करेगा हमारा पैनल. इन दिस केस जैसे ही हम अपना प्रोड्यूसर चेंज करते हैं, हमारा जो पैनल है वो आ चुका है अब जनरेटर की जगह पर, तो हमें नजर आएगा कि वोल्टेज की अमाउंट या जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी हाईली वेरिएट कर रही है, which means that the voltage is directly related to the producer. While in against of it, if we see, the bulb was basically requiring 4 amperes. Now as soon as I put up a fan over here, तो हमारा फैन एक डिफरेंट करंट डिमांड करेगा यहाँ पर, एंड इट वुड हैव लेट्स से 7 amperes. That is why whenever we are dealing with any sort of heavy appliance, तो हमारे जो ब्रेकर्स होते हैं, जो हमारे लाइक स्विच ब्रेकर्स होते हैं इनटू आवर मेन सप्लाई, वो ट्रिप कर जाते हैं. दैट इज ओनली बिकॉज आवर मेन सप्लाई इज हैविंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्पियर फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंस. अगर आप एक हैवी अप्लायंस लगाना चाहेंगे तो आपकी जो करंट अमाउंट है वो हाईली वेरिएट करेगी, और ब्रेकर्स उस करंट अमाउंट को वैल्यू को पास होने नहीं देंगे. सो दैट इज व्हाई वी प्लेस सर्टेन सर्किट ब्रेकर्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट. जितनी हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उतना ही हैवी हमें सर्किट ब्रेकर अप्लाई करना होता है. सो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड that our producer would change the voltage while our consumer would change the current. Now the thing over here is कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या है. बेसिकली अगर आप यहाँ पर चेक करें, आपके पास था एक वायर. This was basically a wire which was placed over here. This wire is already having some sort of electrons present inside, जिन्हें हम चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने बेसिकली चार्ज कहना है. जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो उसको नाम दिया जाता है करंट. नाउ द चार्जेस विच आर मूविंग could like increase or reduce on the basis of the consumer. अगर हम हैवी कंज्यूमर लगाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड आएगी, और फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे फैन की तरफ. While if we are having some small appliance like an LED bulb, a small bulb that would require a small amount of current, तो बहुत थोड़े से हमारे जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगे and the rest of them would sit idle. तो हमारे पास अप्लायंस ने डिसाइड करना है चार्जेस के फ्लो को, जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं वायर के अंदर. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी वायर. नाउ द प्रोड्यूसर is going to consider or change the force of these electrons. Like ये electrons कितनी strength के साथ move करते हैं, ये कौन decide करेगा? ये decide करेगा हमारा producer. Like if I am having a generator or a panel, that panel or that generator is going to define the strength of these electrons while flowing. तो electrons कितनी pace के साथ flow करेंगे, ये define करेगा हमारा producer. नाउ एज यू वुड हैव सीन कि हमारे पास जब समर ब्रेक्स आते हैं या समर आता है तो पाकिस्तान में यूजुअली ऐसा होता है दैट द वोल्टेजेस फ्लक्चुएट, एंड दैट वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ ऑल द अप्लायंसेस. लाइक अप्लायंसेस की वर्किंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी और इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ दोनों का ऑप्टिमल होना जरूरी है. So basically, your electron flow would remain as it is,
बट योर वोल्टेज सप्लाई वुड चेंज। वोल्टेज सप्लाई चेंज होते ही आपकी जो स्ट्रेंथ है अप्लायंस की वो रिड्यूस हो जाती है। सो योर अप्लायंस वुड नॉट वर्क एट द सेम पेस। आप अगर फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसका आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना होता है। द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज ओनली गिवन बाय द प्रोड्यूसर एंड द करंट इज डिफाइंड बाय द यूजर। तो यूजर डिफाइंड होता है करंट और प्रोड्यूसर डिफाइंड होता है वोल्टेज। ये चीज आपने याद रखनी है। इट वाज असेस्ड इन 2017। एग्जामिनर ने पूछ लिया था स्टूडेंट से दैट हाउ वुड यू वेरिएट द वोल्टेज। तो कुछ स्टूडेंट्स लिख कर आए थे कि हम सप्लाई चेंज कर देंगे, कुछ ने लिखा था दैट वी वुड चेंज द वायर, एंड सम ऑफ देम रोट दैट वी वुड चेंज द अप्लायंस। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अप्लायंस सिर्फ करंट को अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, वोल्टेज पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। while the producer is the only one who could impact the voltage. So that is the core concept of this entire explanation. I hope this is perfectly clear. अब चलते हैं आगे अपने next concept की तरफ, which is related to resistance. So any one of you having any idea what is resistance? Okay, Huda, I'll write down the explanation over here. Current variates with appliance while the voltage variates with producer. जी, तो अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस की अगर कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दे सके, व्हाट इज रेजिस्टेंस? यस, एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज रेजिस्टेंस? ओके, अगर हम रेजिस्टेंस की एक लिटरल डेफिनेशन देखें फ्रॉम द डिक्शनरी, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी होती है टू स्टॉप समथिंग और टू लाइक प्रोड्यूस सम हिंड्रेंस, किसी चीज को रोकना या किसी चीज के बीच में, किसी चीज के रास्ते में रुकावट क्रिएट करना रेजिस्टेंस होता है। सो रेजिस्टेंस इज द hindrance in the flow of charge। तो पता ये चलता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, अगर उनके फ्लो करने में कोई रुकावट रख दी जाए, कोई एक स्टॉपेज क्रिएट कर दिया जाए, तो उस स्टॉपेज का नाम होता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर हम उस रुकावट को कहते हैं रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है ओम्स। इट्स OHMS, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बट यू नीड टू हैव एन आइडिया, ताकि अगर कभी जिंदगी में कोई आपसे पूछ ले कि इस सिंबल का मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। Now, moving forward, we have the symbol for resistance. So it's basically represented by a capital R. तो कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। और अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पेपर 1 में और पेपर 2 में बहुत असेस होता है। लाइक जस्ट इन 2022 मई जून इट वाज असेस्ड, देन इन 2021 अक्टूबर नवंबर इट वाज आल्सो असेस्ड। 2020 के मई जून में जो कि पेपर नहीं हुआ था, उसमें भी असेस होना था ये।
जब पेपर रिलीज हुआ बाद में तो पता चला कि भाई 2020 मई जून में भी फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस मेंशन थे। वो तो स्टूडेंट्स की किस्मत अच्छी थी कि पेपर ही नहीं हुआ और उनको सजेस्टेड ग्रेड्स मिल गए थे फॉर फ्री। तो अब चलते हैं रेजिस्टेंस पे विद इट्स फैक्टर्स। तो आप में से किसी को कोई आइडिया है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस? जी, मेरे काबिल बच्चों, किसी को कोई आइडिया है फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ओके, आज तो ऐसा लग रहा है मैं आइडल्स को पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ठीक है, क्योंकि स्कूल वालों ने शायद फिर से चूना लगा दिया है। तो फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या होते हैं। सबसे पहली चीज जो फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए है वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और ये बिहेव कैसे करते हैं, इनका रोल क्या है रेजिस्टेंस के साथ। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। एज द नेम स्पीक्स ऑफ कोर्स, these are the things or these are the factors which could increase or reduce the resistance। तो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पर समझनी है। एंड दीज आर लाइक 3 to 4 quantities, 3 to 4 things which would impact the resistance। some would impact directly, some would impact inversely। तो इनको समझ लेते हैं। so the first one is basically the length। Now, this is basically the length of conductor. I'll just write it completely. So the first factor is the length of conductor. The second one is your thickness of conductor, जिसको आप width भी कहते हैं। और आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। लगता है खुदा जो है वो स्कूल की बुराई सुन के हर्ट हो गई है। शी इज नाउ राइटिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स लाइन बाय लाइन। वेरी गुड हुदा। तो हमारे पास है थिकनेस, विड्थ, क्रॉस सेक्शन एरिया, और साथ में इसको आप डायमीटर भी कहते हैं। So the second factor has got multiple names: thickness, width, cross sectional area or diameter of conductor। Then the next one is basically the temperature। So it's basically the temperature of conductor again। तो सारे ही जो फैक्टर्स हैं हमारे वो कंसीडर किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर। Now the next factor is basically your material type। Okay, so these are the major four factors which are like impacting the resistance of any particular circuit। Now, let's start with the very first one, which is length of conductor। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर में हमारे पास समझने वाली चीज ये है कि जब भी कभी आप कंडक्टर को लंबा करते हैं, लेंदी करते हैं, तो आपकी रेजिस्टेंस पर कुछ एक सर्टेन इम्पैक्ट आता है। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल के साथ आप हमेशा रेजिस्टेंस को रिलेट कर पाएंगे इसके फैक्टर्स के साथ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लेंथ को। द एग्जांपल इज दैट यू आर बेसिकली स्टैंडिंग इन, लेट्स से, एन एली। एक आप रोड साइड पे खड़े हैं या आप एक गली में खड़े हुए हैं और आपने एक अंकल की बेल बजा दी है। अब आप उनको जानते नहीं है, आप बेल बजाकर भागने लगे। आपकी किस्मत खराब थी, एग्जामिनर भाई ने क्या किया, वो अंकल को सामने से छोड़ दिया।
वो अंकल जो हैं वो घर में थे ही नहीं। आप बेल बजाकर भाग रहे थे और अंकल सामने से आ गए। अब क्या होगा कि अंकल को पता चल चुका है कि आप ही वो बच्चे हैं जिन्होंने रोजाना उनकी बेल बजाकर भागने का काम लिया हुआ है। तो अब अंकल क्या करेंगे, अंकल आपको मारना शुरू करेंगे। अब जो अंकल के चमाट आपको पड़ने लगे हैं वो है रेजिस्टेंस। वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो होता कुछ ऐसे है कि हमारी जो गली है वो कंडक्टर है। अब हुआ कुछ ऐसे कि एग्जामिनर भाई ने उन अंकल को हमारे पीछे छोड़ा और गली को लंबा कर दिया। नाउ द गैली और द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड साइड इज वेरी लॉन्ग। वो गली काफी लंबी है। अब आप भाग रहे हैं, आपके साथ अंकल भी भाग रहे हैं। अब अंकल ने आपको चमाटे मारना शुरू कर दिए। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर वो गली लंबी है तो आपको ज्यादा चमाट पड़ेंगे या कम चमाट पड़ेंगे? जल्दी से बताएं। अगर मैं गली को लंबा कर दूं, अंकल आपके साथ साथ भाग रहे हैं, और पता ये चला कि अंकल यूसेन बोल्ट के खानदान से हैं, तो आप उनको ओवरटेक भी नहीं कर सकते। वो आपके साथ साथ भाग रहे हैं और आपको चमाटे दिए चले जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहा है आपको। तो जैसे ही आपने लेंथ को बढ़ाया तो क्या हुआ कि हमारे जो अंकल थे उनके चमाटे मारने के रेट ज्यादा हो गया है। अब उन्होंने हमें ज्यादा चमाट मारने हैं एंड ही वुड बी स्लैपिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स हायर। अगर गैली छोटी होती तो हम पास कर जाते हैं उनको, लेकिन गैली क्योंकि लंबा है, हमारा जो रोड साइड है वो लंबा है, तो अंकल ने ज्यादा चमाट देने हैं। मतलब जो लेंथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रेजिस्टेंस के साथ। अब हुआ कुछ ऐसे कि एग्जामिनर भाई को थोड़ा सा हम पे तरस आ गया। अब अंकल जो थे वो थे तो यूसेन बोल्ट के फैमिली से, लेकिन उनको डॉजिंग नहीं आती थी। उनको डॉज करना नहीं आता था, हमें डॉज करना आता है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमारा रोड साइड चौड़ा हो गया है, वाइड हो गया है, तो जैसे ही आपने डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया या विड्थ बढ़ा दिया अपने गैली का, तो अब आप डॉज करते हुए भाग रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए थे, अंकल आपके साथ थे, आप डॉज करके इधर भागे, अंकल सीधा आ रहे हैं, अंकल डॉज नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि अंकल दूर हो गए, अब आप इधर आ गए, अंकल अभी भी बेचारे सीधे ही भाग रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं विड्थ को बढ़ा देता हूं तो आपके स्लैब्स का काउंट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? वुड यू बी हिटेड मोर और लेस? अब आप अंकल को डॉज कर सकते हैं, सो विल यू बी एबल टू लाइक डॉज हिम मोर? एग्जैक्टली अब हमें लेस स्लैब्स पड़ेंगे। मतलब जैसे ही मैंने विड्थ बढ़ाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज किया, मेरी रेजिस्टेंस प्लंज कर गई, कम हो गई। सो एज सुन एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज इंक्रीज्ड, the resistance has reduced. So I can say that the cross sectional area is inversely related to resistance. Now moving forward, we have temperature. टेम्परेचर को आप नॉर्मली गुस्से के तौर पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर भी आप गुस्सा ही समझ लें टेम्परेचर को। अब जो अंकल थे हमारे, वो बेचारे बहुत टेंशन में थे, क्योंकि घर वालों ने भी उनको काफी बुरा भला बोलकर, डांट सुनाकर घर से बाहर निकाला था। वो बेचारे रोड साइड पे बैठे हुए थे, अचानक से उनकी नजर आप पे पड़ गई, तो अब उनको गुस्सा भी आया हुआ है। ही इज वेरी हाईली टेम्पर्ड, टेम्परेचर काफी ज्यादा है उनका। अब मुझे बताएं कि चमाट ज्यादा पड़ेंगे या कम? विल वी हैव मोर स्लैब्स और लेस? टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है अब हमारे बशीर अंकल का। अब बशीर अंकल ने ज्यादा चमाट लगाने हैं या कम? एग्जैक्टली तो हमें ये पता चल गया कि भाई टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है रेजिस्टेंस के साथ। जैसे ही बशीर अंकल का गुस्सा ज्यादा हुआ, हमारे चमाट भी ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आंटी शगुफ्ता जो कि वाइफ हैं बशीर अंकल की, उन्होंने बशीर अंकल को बहुत बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाला था और कहा था कि अपनी शक्ल लेकर 2 घंटे तक घर में नहीं आइएगा आप, वरना आपके ऊपर मैंने रेजिस्टेंस चढ़ा देनी है पूरी। तो हुआ ये कि अंकल का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है। बशीर अंकल ने अपनी तमाम ही बशारत आपके ऊपर निकाल दी, और सारे रेजिस्टेंस जो कि आंटी शगुफ्ता से लेकर आए थे वो अब आपके ऊपर ट्रांसमिट करनी है उन्होंने। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा, आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई।
अगर बशीर अंकल बहुत हैप्पी और चिलिंग मूड में होते तो वो आपसे क्या कहते? वो कहते कि यार मेरे घर की तो बजाई है, बराबर में मुश्ताक साहब रहते हैं, उनकी बैल भी बजा के भागो। वो ये कहते हैं आपसे। लेकिन अभी शगुफ्ता आंटी ने डांट कर घर से निकाला है, तो बशीर अंकल ने बहुत ही गुस्से के साथ आपको 50-60 चमाट रसीद करने हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, विच मीन्स दैट टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड. Moving forward, we have another factor which is material type. अब मटेरियल टाइप का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है कंडक्टर और एक मटेरियल है इंसुलेटर, तो इन दोनों में से मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगी? नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू बशीर अंकल और शगुफ्ता आंटी बाय एनी मींस, तो इसको हम डायरेक्टली अपनी जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बशीर अंकल बेचारे थक गए, सांस फूल रही है उनकी, तो उनको हम बिठा देते हैं जरा थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं कंडक्टर इंसुलेटर के कॉमन नॉलेज के ऊपर। कंडक्टर आपको पता है इज समथिंग विच हेल्प्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वुड श्योरली हैव लेसर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम है जभी तो आपका कंडक्टर अच्छा करंट पास करवा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं दैट इट सपोर्ट्स करंट एंड इट हैज लेसर resistance. Now, in against of it, we have insulator, which is by any means a very poor conductor. तो इंसुलेटर बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है, सो बाय ऑल मीन्स इट वुड ट्राई टू स्टॉप द करंट फ्लो, सो इट वुड बी हिंडरिंग द करंट। तो इसने करंट को रोकना है, स्टॉप करना है। नाउ इन अगेंस्ट ऑफ इट, the resistance of insulator is going to be higher. तो इंसुलेटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, काफी ज्यादा होती है। नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अब अगर एक कंडक्टर और इंसुलेटर की एग्जांपल लें, तो आपके पास कोई भी मेटेलिक जो शीट होती है, मेटेलिक मटेरियल होता है, दैट creates a very good conductor, like you have your metals, your ionic salts and graphite. So all of them are very good conductors. While if we talk about the non-conductors, तो हमारे पास आ जाते हैं non-metals. Like you have got wood, plastic, glass, and so on. तो ये सब ही आपके इंसुलेटर्स होते हैं एंड दे वुड नेवर हेल्प कंडक्ट द करंट प्रॉपरली। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। एक हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटेड टू द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को रैप करेंगे। द फॉर्मूला इज आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अब क्योंकि बेल बजाकर आप भागे थे, तो आपने क्योंकि चमाट खाने हैं, तो अब चमाट खाने के बाद आपने क्या करना है? रोना है। तो हमारे पास यहाँ पर रो आ चुका है एक। दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का सिंबल है, और ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। लाइक इट इज द क्वांटिफिकेशन और यू कुड से अ स्पेसिफिक क्वांटिटी रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। हर एक मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, एंड दैट इज डिफाइंड बाय रेजिस्टिविटी। while we have length of conductor over here, and this one is area or cross section। क्रॉस सेक्शन एरिया और विड्थ और डायमीटर आप कह सकते हैं इसे, जबकि एल से है लेंथ और रो रेजिस्टिविटी के लिए है, आर आपके पास रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नाउ द गुड थिंग इज कि एग्जामिनर आपसे कभी भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. एग्जामिनर आपसे पूछेगा values related to length and area being directly and inversely proportional. Like length is directly proportional to resistance while the cross sectional area is inversely proportional to resistance. तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे वैल्यूज देकर पूछ सकते हैं. Like if I was having an area of 20 meters squared and I changed it to 40 meters squared, then I also changed the length, which was 60 meters. I've reduced it to 30 meters. What would be the resistance if initially it was 10? इस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं. आपने क्या करना है, आपने बेसिकली रेशियो चेक करना है. ओवर हियर इफ यू सी द एरिया हैज बीन डबल्ड. एरिया डबल हो चुका है. अब जैसे ही आप एरिया को डबल करते हैं आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. So your resistance is going to be divided by 2 because of area, which means that if it was 10, it will become 10 over 2, which is going to be 5. Now, the same would happen with length. As you can see, the length is being divided by 2. अब आपने क्या चेक करना है, लेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली. डायरेक्टली रिलेटेड है, तो क्योंकि लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को भी डिवाइडेड बाय 2 ही कर देंगे. So it would be divided by 2 again. तो अब जो रेजिस्टेंस 5 था वो अगेन डिवाइड बाय 2 होगा and it would reduce to 2.5 ohms. Now this is some simple calculation. इसमें सिर्फ आपने रेशियो को जहन में रखना है that resistance is directly related to length and inversely related to cross sectional area. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स याद रखते हुए आपने सॉल्व करना है रेजिस्टेंस को और आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगी. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील रैप इट अप अंटिल हियर. जी, किसी को कोई प्रॉब्लम या आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? ओके परफेक्ट. तो हमारे पास रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने कवर करना है ओम्स लॉ को. और नेक्स्ट क्लास से मतलब संडे को, क्योंकि ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपने टेस्ट को. और जो टेस्ट आप लोगों को दिया गया था वो चेक करके मैं इंशाल्लाह दे दूंगा. आई गेस आमना आई हैवंट रिसीव्ड द टेस्ट फ्रॉम यू. आप उसको कंप्लीट करके भेज दें. रेस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंट इट आई गेस. तो वो इंशाल्लाह आज या कल तक चेक हो जाएगा. ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और संडे को कंटिन्यू करेंगे ओम्स लॉ. ओके परफेक्ट. तो ठीक है फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी ट्यूसडे को. आई चेक इट आमना एंड आई गेट बैक टू यू इंशाल्लाह बाय टुमारो. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.